प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है कार्ल मार्क्स का, वो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। मार्क्स की विचारधारा के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। उसके विचार से इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। उसके अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा भौतिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी भौतिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स समझाते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। वे गतिमान और परिवर्तनशील है और उसकी परिवर्तनशीलता का ही यह परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन होता है। और उन्होंने मानव की इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार थे, धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे और शिकार करना, मछली मारना तथा वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मनुष्यों का मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में ना तो निजी संपत्ति थी, ना विवाह प्रथा और ना परिवार, सब समान थे। कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादनों के साधनों, भूमि आदि पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास के 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण प्रारंभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस व्यवस्था के अनुरूप ही राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और दर्शन तथा साहित्य की रचना हुई। नेक्स्ट है सामंती अवस्था। अब उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई। लोहे के हल और करगे आदि का चलन हुआ और कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के अनुसार करें। इसलिए दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने लगे। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत समस्त भूमि आदि उत्पादन साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण उतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में। इस अवस्था में शोषकों और शोषितों का संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट आती है पूंजीवादी अवस्था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई जिसने उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी बन गया, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती और वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण के शिकार होते हैं। इस शोषण के परिणाम स्वरूप 2 वर्गों, बुर्जुआ शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषक वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन होता है। नेक्स्ट बात आती है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुरूप प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की 5वीं अवस्था, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा
और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्था में अंतर केवल ये होगा कि दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग उत्पादन साधनों का स्वामी वर्ग बहुमत वर्ग वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन इस अवस्था में बहुमत श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीवादी वर्ग के अवशिष्ट तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है अवस्था साम्यवादी अवस्था। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था या राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था आएगी। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था को विस्तार के साथ चित्रण न करके केवल दो लक्षण बताते हैं। पहला, यह समाज राज्यविहीन और वर्गविहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के दो वर्ग नहीं वरन केवल एक वर्ग शोषितों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था, इसलिए वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। दूसरा, इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो मार्क्स की जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है उसमें जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं वो ये है कि नंबर 1, सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों का परिणाम नहीं होते और न ही ये संयोगवश होते हैं, ये सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। दूसरा, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। तीसरी बात, समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए राज्य की प्रकृति से में ही परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में वर्गविहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक अवस्था के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवश्यंभावना व्यक्त करता है। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है और ये आलोचना के जो बातें हैं तो पहली पॉइंट आता है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसे होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। बर्ट्रैंड रसेल जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं वो कहते हैं राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता और ये कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं था वरन इसका मूल कारण द्रौपदी के व्यंग्यात्मक शब्द ही थे कि अंधों का पुत्र एक सफेद चिकने संगमरमर के फर्श तथा पानी के गड्ढे में कोई अंतर नहीं कर सकता और अंधे का पुत्र अंधे ही होता है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के संन्यास, मराठों के पतन, भारत के विभाजन, अरब इजराइल युद्ध, मेवाड़ के युद्ध तथा रानी पद्मिनी के जौहर, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुने जाने आदि घटनाओं की आर्थिक व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। क्रिस्टोफर लॉयड के अनुसार
इतिहास की आर्थिक व्याख्या रोम के पतन और अभी अभी हुए युद्धों के विस्फोट को नहीं समझ सकती। ये इतनी यांत्रिक है कि मनोवैज्ञानिक आंदोलनों तथा राष्ट्रीयता के विकास को नहीं समझा सकती। ये इतनी भौतिकवादी है कि इसमें मस्तिष्क पर आदर्शों के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट है इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या में संयोग के तत्व को भुला दिया गया है, जो मानवीय इतिहास के निर्धारण में सदैव एक मूल तत्व रहा है। यदि 1768 में कोर्सिका, जहां पर नेपोलियन महान उत्पन्न हुआ था, फ्रांस के साथ न मिलाया गया होता तो नेपोलियन इटली का नागरिक होता और न केवल फ्रांस वरन यूरोप का इतिहास ही अलग होता। यदि 1917 में जर्मन सरकार ने लेनिन को रूस जाने की आज्ञा नहीं दी होती तो रूसी क्रांति का रूप कुछ और ही होता। यदि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता और उसकी संतान हुई होती तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण नहीं हो पाता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट और कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास भी संयोग का ही परिणाम है। भारत में अगर विभाजन के पहले ही पता चल जाता कि जिन्ना की मृत्यु होने वाली है कैंसर से, तो शायद विभाजन एक बार नहीं भी हो सकता था, टाला जा सकता। तो संयोग के तत्व की उपेक्षा के कारण मार्क्स की व्याख्या को उचित नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं। मार्क्स के द्वारा अपनी आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन कर दिया गया है और इसके अनुसार यह काल विभाजन दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सरवारा का अधिनायक तत्व और फिर साम्यवादी युग, इस क्रम में। इस प्रकार सरवारा वर्ग का अधिनायक तो पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, किंतु वास्तव ऐसा नहीं हुआ है। 1917 के पूर्व जार का रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं वरन पूर्णतः एक कृषि प्रधान राज्य था। इसी प्रकार चीन भी सरवारा क्रांति के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित देश नहीं था। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं। मार्क्स का यह कथन भी सत्य नहीं है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग वही करता है वर्ग जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है। इतिहास में यह बात स्पष्ट है कि शक्ति प्रदान करने का एकमात्र साधन आर्थिक नहीं होता। जब प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मणों और मध्यकालीन यूरोप में पोप ने धार्मिक कारणों से शक्ति प्राप्त की थी, वहाँ वर्तमान युग में अधिनायकत्व की स्थापना मुख्यतः सैन्य शक्ति के आधार पर होती है। बुद्धिमत्ता, साहस, कपट आदि तत्व भी सत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। वेपर के अनुसार मार्क्स की रचनाओं में कहीं भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि मनुष्य अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के तुष्टीकरण के लिए शक्ति की कामना करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। मार्क्स के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि आर्थिक प्रणाली ही सदैव राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार उसके विपरीत बात होती है। राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक प्रणाली को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में यद्भाव्यम नीति, लेजी फेयर या व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ और इससे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को जन्म मिला। इसी प्रकार 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आज भी इंग्लैंड और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सत्ता प्रदान करने से आर्थिक प्रणाली में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। वास्तव में राजनीतिक शक्ति द्वारा आर्थिक संबंधों को बदला जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से अमेरिका और सोवियत रूस सामान्य स्तर पर रहे, किंतु राजनीतिक विचारधारा में भेद होने के कारण दोनों की व्यवस्था मूलतः भिन्न रही है। नेक्स्ट है इतिहास की धारा का राज्यविहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्यविहीन समाज पर आकर रुक जाएगा, परंतु प्रश्न यह है कि समाज की अंतिम अवस्था साम्यवादी युग में क्या पदार्थ का अंतर्निहित गुण गतिशीलता समाप्त हो जाएगी? यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो इसके बाद फिर परिवर्तन होगा, उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, वर्गहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा और फिर साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। सत्य यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया तथा सिद्धांतता निर्धारण में अनावश्यक जल्दबाजी की और उसका सिद्धांत अनेक दोषों से पूर्ण हो गया। लेकिन हाँ, अगर हम महत्व देखें तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक तत्व का जो व्याख्या की है उसको अनेक देश पक्षों द्वारा आज भी माना जाता है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता।
कैरी हंट के शब्दों में, समाजशास्त्रों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। तो ये हमारा आज का सेकंड पार्ट हो गया।